इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं अमित तेवतिया और मेरे साथ हैं विनोद कुमार, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। विनोद, प्रत्येक दिन समय ये किसान की बात का होता है। हमारे श्रोताओं को इंतजार होता है कि कार्यक्रम किसान की बात शुरू हो, कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंचे कि जो इस देश की कृषि में हमें एक नया अध्याय जोड़ने के लिए मिले। हम ऐसा प्रयोगात्मक तरीके से कृषि करें कि लागत मूल्य कम हो, उत्पादन अच्छा मिले और हम लगातार तरक्की करते चले जाएं। बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी यही मानना था कि जो किसान की आय है उसको दोगुनी कैसे किया जाए, और दोगुनी करने में वो सार्थक जो प्रयास है चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि भाई खर्चे जब कम होंगे तो आमदनी अपने आप बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और कार्यक्रम किसान की बात में जब हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं, विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, या जो भी हमारे यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, उनका एक ही मानना है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे सभी श्रोताओं तक ये पहुंचता है, वो इसमें लागत को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। यदि आज की बात करें तो आज के आधुनिक युग में यदि हम जो पौराणिक विधियों से कृषि कर रहे हैं उसको रोक कर हमें आधुनिक तौर तरीके अपनाने होंगे। जो वैज्ञानिकों की सोच है उसको कृषि में अप्लाई करना होगा, तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो पुरानी सोच थी, जैसे अभी हम क्या करते हैं, खेत के अंदर हम गए, हमने देखा कि पड़ोसी 4 बैग यूरिया के उसमें डाल रहा है ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा रहा है। जी जी। नहीं भाई, मैं इसमें 5 बैग इसमें डालूंगा। तो वो एक जो प्रतिस्पर्धा है वो अच्छे काम के लिए करें, ना कि वो जो जहर की मात्रा हम खेत में डाल रहे हैं उसके लिए हम करें। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके लिए सरकार भी समय समय पे जैसे कि भाई योजनाएं चलाती है कि हम अपने मृदा की जांच कराएं, अपने खेतों में जो हम पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसकी जांच कराएं कि किस उर्वरक की खेत में कमी है, किसकी बहुलता है। यदि हम अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रयोग के द्वारा अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से लागत जो है वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें उतना नहीं करना। जैसे आपने कहा कि 4-5 बोरे ऐसे ही डाल दिए, तो हमें सोचना है। और इस सोचने को लेकर के ही हम कहेंगे कि कार्यक्रम किसान की बात निश्चित रूप से एक जागरूकता तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हमारे देश के खेत खलियान खिलखिलाते हैं, किसान खुश होता है, अन्नदाता खुश हो। और इसी क्रम में आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम वर्ष 2023 को मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में। जी बिल्कुल। और ये शुरुआत रखी थी 2021 में कि भाई आने वाला जो 2023 साल होगा उसको हम मिलेट्स ईयर के रूप में माना के चलेंगे। और मिलेट्स की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि जो मोटे अनाज हैं उनको हम मिलेट्स में शामिल करते हैं। लेकिन श्रोताओं को एक चीज और बताऊंगा, मोटे अनाज के साथ अगर हम बात करें छोटे अनाजों की भी, वो भी हम मिलेट्स में शामिल करते हैं। मोटे और छोटे दोनों में अगर बात करें अमित भाई, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटे अनाज जो है हमारे खास तौर से जो हम सर्दियों में खाते हैं, बिल्कुल, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी चीजें हमारी मोटे अनाज में आती है। और छोटे अनाज जो हमारे इसमें बच जाते हैं, वो जैसे इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो काफी कम हो जाती है, हालांकि मोटे अनाजों के मुकाबले। लेकिन इसमें एक पदार्थ होता है ग्लाइमेक्स, जो कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में हमारे स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छा रखता है, इम्यूनिटी है उसकी बढ़ा देता है, जिसमें कोंदू खास तौर से अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये जो खास बातें आप भी विनोद बता रहे हैं हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से वो समझ रहे हैं। आज हमें केवल एक अच्छे उत्पादन या लाभ की आवश्यकता से ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता। जी हाँ, जब हम स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी, तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हम आगे बढ़ेंगे और अपने हिंदुस्तान को विश्व की अग्रणी पंक्ति में शामिल कर पाएंगे। साथियों, मिलेट्स वर्ष को हम ऐसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं क्योंकि देखो, सब जगह सिंचाई के लिए जल तो है नहीं, पानी बढ़ेगा नहीं, आगे कम हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और अभी तो गर्मियां बहुत जल्दी आ गई हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मई जून में क्या हाल होने वाला है। तो ऐसे में सिंचाई व्यवस्था को देखते हुए सबसे अच्छा है कि जो हम मोटे अनाज पैदा करते हैं, इसमें सिंचाई में जल भी कम खपत होती है, अच्छा उत्पादन हमें मिल जाता है। तो आइए एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी भाई हम बात करें, यदि लगातार कृषि प्रदर्शनियां होती हैं, कृषि मेले लगते हैं, लेकिन अभी कल और परसों यानी कि 18 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक पूसा के नांस कॉम्प्लेक्स में भी ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके विषय में हम आपको अभी जानकारी दिलाएंगे फोन इन के माध्यम से, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं ये संदेश।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो कि पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में होने जा रही है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक बीज संभाग डॉक्टर डी के यादव जी। स्वागत है यादव जी कार्यक्रम में आपका। सभी को नमस्कार। तो यादव जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं और कौन कौन से देश इसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं? ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, श्री अन्न कॉन्फ्रेंस की जो विशेष बात यही है कि इसमें कल 11 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका शुभारंभ करेंगे जी। और उसके साथ ही इसमें 3 अलग अलग जो इवेंट्स हैं, जिसमें कि 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करा रहे हैं। दूसरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट वैल्यू चेन है, जो कि जिसको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारे जो कृषि मंत्रालय से कराया जा रहा है। और इसमें एक एग्जीबिशन भी बड़ा लार्ज स्केल पे, जिसमें कि बायर सेलर मीट का प्रायोजन किया गया है, जिसको के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपीडा के द्वारा पूरा संचालन इसका किया जा रहा है। तो ये मुख्य 3 आकर्षण जो पूरे मिलेट कॉन्फ्रेंस के हैं। जहां तक आपने विभिन्न देशों की बात बताई, तो इसमें लगभग 100 देशों से जो हमारे विभिन्न प्रतिनिधि जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो उसके अलावा जो बायर सेलर मीट है या जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें भी इसी तरह से करके लगभग 100 देशों से 300 से और 400 के बीच में प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि 2 दिन तक पूरी चर्चा मिलेट्स के ऊपर किस तरह से पैदावार बढ़ाई जाए, किस तरह से उसकी वैल्यू एडिशन बढ़ाई जाए और उसके अलावा किस तरह से इसके इंटरनेशनल मार्केट में हम बाजार ढूंढ पाए, जिससे कि हमारे किसानों का जितना भी उत्पाद है उसको अच्छी कीमत मिले और वो उत्पाद जो विश्व के विभिन्न देशों में वो पहुंच सके। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो इस समय भाई मिलेट्स की पैदावार में आगे लगेंगे, सीजन भी आ रहा है, तो क्या हमारे सभी जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं या जो हमारे किसान भाई बहन हैं, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं? इसका एक लिंक शेयर किया गया और जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने भी जो केवीकेज हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं और इवन दूरदर्शन आदि पे भी एक लिंक शेयर किया जा रहा है। उस लिंक के द्वारा जुड़कर बाकी दूरदर्शन से और जितने भी हमारे चैनल्स हैं उन पे तो इसका प्रसारण रहेगा ही। उसके अलावा उस लिंक के द्वारा अगर कोई विशेष रूप से पूरा समय देना चाहे तो वो उससे जुड़ सकते हैं और इसके जो भी जानकारियां हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें जो एक इंटरनेशनल हमारा जो कॉन्फ्रेंस है ऑन मिलेट वैल्यू चेन, तो उसमें काफी प्रतिभागी हमारे विदेशों से जितने भी मिलेट पे जो स्नान करते हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें अगर कोई जुड़ना चाहे तो यूट्यूब के द्वारा वो निश्चित रूप से उसमें जुड़ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे सभी श्रोताओं को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये तो आप सुन रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव, जो हमें जानकारी दे रहे थे ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के विषय में, जिसका आयोजन कल 18 मार्च और परसों 19 मार्च को होने जा रहा है पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में। तो साथियों, जब मिलेट्स को उत्सव के रूप में 2023 में मनाया जा रहा है, तो आइए हम भी जागरूक हों, इसके विषय में जानकारी लें और इसका उत्पादन करें, जिससे देश वैश्विक पंक्ति में अग्रणी खिलाड़ी करके प्रतिनिधित्व करे मिलेट्स के क्षेत्र में। तो विनोद आगे बात करेंगे अपने साथियों से, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे
छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है FM गोल्ड पर किसान की बात। और अमित भाई, आज का जो विषय है वो है श्री अन्न उत्पादन हेतु नवीन शस्य विधियां, और इस विषय पर जानकारी देंगे आज डॉक्टर RS बानाजी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो आइए लेते हैं ये जानकारी जी। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री अन्नों का अधिक उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियां। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया है। जो मिलेट्स है ये छोटे दाने वाले अनाजों का ऐसा समूह है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, और अगर हम पुराने समय से तुलना करें तो काफी जो पिछले 50 सालों में जो हरित क्रांति के बाद का जो समय है उसमें काफी सारे परिवर्तन आए हैं, जिससे जो हमारा खाने का तरीका था उसमें परिवर्तनों की वजह से हमने जो हमारी मिलेट्स थी उनको खाने में छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे क्या होता गया कि हम गेहूं की तरफ और चावल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते गए। परंतु अगर हम तुलनात्मक रूप से पोषक तत्वों का अध्ययन करें तो पाया गया है कि जो मिलेट्स है, हमारी श्री अन्न है, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होते हैं, और उनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, यानी कि जो खाना खाने के बाद उससे मधुमेह की मात्रा जो रक्त में बढ़ती है वो मिलेट्स खाने वाले लोगों में कम बढ़ती है। और इसी तरह से जो हृदय रोग हैं, जो पेट से संबंधित रोग हैं, अल्सर हैं, वो भी मिलेट खाने वाले लोगों में कम होती है। तो ये सही समय है कि मिलेट्स के लिए जागरूकता लाए, उपभोक्ताओं में भी और साथ ही जो हमारे कृषक हैं उनमें भी जागरूकता लाई जाए। अगर श्री अन्न में हम बात करें तो मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार और रागी प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा कोदो, सांवा, कुटकी ये माइनर मिलेट्स है, और जो कुट्टू है, ग्रेन एमरंथस है, ये छद्म श्री अन्न माने गए हैं। भारत सरकार ने इसी वर्ष, चूंकि मिलेट एक अंग्रेजी टर्म थी तो उसकी जगह उनका सही टर्म दी है श्री अन्न। उनको उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए उसकी हम बात करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्री अन्न वाली जो भी फसलें हैं, जितनी भी हमारी छोटे अनाज वाली, मोटा अनाज वाली फसलें हैं, उनके लिए जो मृदाएं हैं वो कोई बहुत ज्यादा उर्वर मृदाएं नहीं हो तो भी इनका उत्पादन लिया जा सकता है, बशर्ते जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। और कम वर्षा वाले क्षेत्र और जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें भी इन फसलों का उत्पादन अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। बल्कि यूं कहें कि देश के 90% से अधिक जो श्री अन्न है वो बारानी क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए बस एक गहरी जुताई गर्मी के मौसम में कर दें, और फिर उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से पाटा लगा के और फिर उसके बाद बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल संरक्षण कृषि तकनीक से भी मिलेट्स की बुआई भी की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो प्रयोग किए गए हैं उनमें पाया गया है कि जो शून्य जुताई विधि है या संरक्षण खेती है, उससे भी मिलेट्स का उत्पादन बढ़ता है और उससे खेती करी जा सकती है। उसके लिए क्या करना होता है कि जो पूर्व फसलों के अवशेष होते हैं उनका यदि खेत में आवरण बना के रखा जाए तो उत्पादन ज्यादा मिलता है, और साथ ही जो मृदा की नमी है वो संचित रहती है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, और फसल को पोषक तत्व भी पूर्व फसलों के अवशेषों से मिलते हैं। और बार बार जुताई नहीं करने से खेत की जो भौतिक और रासायनिक दशा है और जैविक दशा है उसमें भी सुधार देखा गया है, यदि दीर्घकालिक रूप से संरक्षण खेती में जो मिलेट्स का उत्पादन लें। गर्मी के मौसम में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे श्री अन्नों का उत्पादन लिया जाता है, पर सामान्यतः जो सही मौसम है वो इसका खरीफ का मौसम ही है। अगर हम गर्मी के मौसम में बात करें तो अभी जैसे ही रबी की फसलों की कटाई होगी तो गर्मी के मौसम में भी मिलेट्स का उत्पादन लिया जा सकता है। ज्यादातर जो श्री अन्न है उनका उत्पादन लिया जा सकता है। बाजरा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है उनमें और गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें गर्मी के मौसम में बाजरा का उत्पादन लिया जाता है, और उसका उत्पादन भी सामान्य बाजरे की, बरसात वाले बाजरे की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि
कीटों और रोगों का गर्मी के मौसम में कोई प्रकोप नहीं होता। जहां तक बात है उन्नत किस्मों की, तो जरूर आपको उन्नत किस्मों का बीज का प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो हाइब्रिड्स है वो भी अच्छा उत्पादन देते हैं, और जो हमारी नई किस्में हैं उनमें हम कीटों और रोगों से रोधी किस्में होती है उन्हीं का विकास करते हैं, उन्हीं को मान्यता मिलती है, संस्तुति मिलती है। तो नई किस्मों का प्रयोग करें। अगर हम बाजरे की बात करें तो HHB 67 इम्प्रूव्ड, MPMH 17, MPMH 21, पूसा 1201, पूसा 443, पूसा 383 आदि किस्में हैं जिनको लगाकर जो बाजरा है उसका उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर चारे के लिए बाजरा लगा रहे हैं तो राज बाजरा चरी 2, AVKB 2, AVKB 19 आदि किस्में ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल बायो फोर्टिफाइड किस्में भी आती है जिनमें की जिंक और आयरन का स्तर अधिक होता है, और वो मानव स्वास्थ्य के लिए, साथ ही क्योंकि ये चारे के लिए भी, सारे अन्नों का जो चारा होता है वो पशुधन के लिए उपयोग होता है, तो पशुधन स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी उपयोगी पाई गई है। उनमें से धन शक्ति है, HHB 299 है, AHB किस्म है, ये बायोफोर्टिफाइड किस्में है। अगर हम ज्वार की बात करें तो CSH 18, CSH 19 और रबी के लिए CSH 18R, CSH 18-19R, ये रबी के मौसम के लिए, और अभी जो बरसात वाली किस्में हैं वो गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं। साथ ही चारे के लिए जो ज्वार है उसकी आजकल कई सारी मल्टीकट किस्में आ रही है। PCH 106 है, PCH 109 है, पूसा चरी 2 है, वो है, जवाहर चरी 5 है। तो इस तरह की किस्में हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो रागी है उसके भी उत्पादन सामान्यतः खरीफ में लिया जाता है, और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, उनके लिए वो ज्यादा अच्छी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में उसके अलावा जो कोदो है, कुटकी है, सांवा है, उनका भी उत्पादन लिया जा सकता है। बुआई करने से पूर्व मैं एक चीज पे बार बार जोर देना चाहूंगा कि सही संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करें। सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जांच करवा लें और आपकी मिट्टी की जांच के अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। ना तो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि मृदा की स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और ना ही कम पोषक तत्वों का उपयोग करें ताकि जो हमारी उत्पादनशील जो क्षमता है वो बनी रहे। मिट्टी की जांच अगर नहीं करा रहे तो उस दशा में जो मिलेट्स है हमारी, उसमें ज्वार में 80 से 100 किलोग्राम हाइब्रिड्स में नाइट्रोजन दी जाती है जो कि 3 टुकड़ों में विभाजित करके दी जाती है, और फास्फोरस और पोटास लगभग 40 से 60 किलोग्राम मृदा स्वास्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें जिंक सल्फेट के द्वारा जिंक दें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर आपके खेतों में जिंक की कमी है। बाजरे की में जो बारानी क्षेत्र है वहां पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, और जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन हाइब्रिड्स में दें, और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास दें। नाइट्रोजन बुआई से पूर्व 1/3 जो 1/3 मात्रा है वो ही दें, और जो फास्फोरस और पोटास और अन्य पोषक तत्व हैं वो बुआई से पूर्व मिट्टी में मिलाकर और उसके बाद ही बुआई करें। और इसके अलावा जो आजकल जीवाणु खाद्य हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए, और श्री अन्नों में जो जीवाणु खाद्य हैं उसमें मैं एजोस्पिरिलम और फास्फोरस घोलक जिसको PSB जीवाणु खाद बोलते हैं उन दो की संस्तुति जरूर करूंगा, क्योंकि उससे आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम जो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस है उनका डोज कम कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ आपकी एक जो पैकेट 1 एकड़ के लिए आता है 200 ग्राम का, या आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो वो 20 से 30 रुपए के पैकेट में आप 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस बचा सकते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करें। अगर क्योंकि खरपतवार भी फसल के हिस्से की काफी नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, तो श्री अन्नों में अगर आपको सही तरीके से खरपतवार प्रबंधन कर लें तो फसल को बाद की अवस्थाओं में जो मृदा नमी है उसकी कमी से नहीं जूझना पड़ता और प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। और खरपतवारों की चूंकि जो वाष्पोत्सर्जन करने की क्षमता होती है वो भी प्रकृति ने फसलों से 2 से 3 गुना अधिक दी है, तो सही समय पर खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए यदि आप खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं तो बुआई के तुरंत पश्चात एट्राजीन या पेंडिमिथालिन भी बुआई से 1-2 दिन के अंदर और अंकुरण से पूर्व 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सक्रिय तत्व 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो खरपतवारों का जमाव कम होता है। अगर खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना है तो टेम्बोट्रियोन नामक शाकनाशी आता है, उसकी 100 से 120 ग्राम दवा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो बाजरा और ज्वार जैसी फसलें हैं उनमें पाया गया है कि काफी खरपतवारों को कम कर लेते हैं। और इस तरह से जो श्री अन्न है वो खरपतवार मुक्त रहेगा तो उनकी उत्पादनशीलता
बनी रहेगी। इसके अलावा सिंचाई की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म काल में अगर चारे वाली फसलें लें या दाने वाली जो श्री अन्न है उनका उत्पादन लेते हैं तो आपको 2 से 3 सिंचाई कम से कम करनी पड़ेगी। पहली सिंचाई हल्का पलेवा करके बुआई करनी है और जब फसल 20 दिन के आसपास की अवस्था में आ जाए तब पहली सिंचाई करनी है। और सिंचाई के बाद कई बार खरपतवारों का प्रकोप दोबारा से हो जाता है तो खरपतवार नियंत्रण यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसको आसानी से किया जा सकता है। दूसरी सिंचाई जब फसल 40 दिन के आसपास की हो जाए, फूल बनने से पूर्व की अवस्था, तब तक कर दें। और तीसरी सिंचाई दाना बनते समय करें ताकि जो मुख्य अवस्थाएं हैं फसल की उनमें मृदा नमी की कमी नहीं हो और उत्पादन से क्षमता आपकी मिलती रहे। जहां तक हमने हाथ से खरपतवार नियंत्रण की बात करी वो मिलेट्स में विशेषकर बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि हाथ से निराई गुड़ाई करने से फायदा यह है कि मृदा की ऊपरी परत टूटने से एक तो मृदा नमी संरक्षण में मदद मिलती है। खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही जो पौधे की जड़ें हैं उसमें वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे कि जो पौधों का जड़ तंत्र है उसका समुचित विकास होने से अधिक गहराई से पोषक तत्व और मृदा नमी का अवशोषण फसल कर पाती है और जो फसल की उत्पादन देने की क्षमता है वो अधिक बनती है। फसल हष्ट-पुष्ट रहती है। सही पोषण और सही जड़ तंत्र के विकास से फसल इतनी मजबूत हो जाती है कि उसमें कीटों और रोगों का प्रकोप लगभग नगण्य हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे, खरपतवार प्रबंधन करेंगे और पौधों की जड़ तंत्र का ख्याल रखेंगे, यदि सूक्ष्म जीव और जीवाणु खादों का उपयोग करते हुए और संतुलित पोषण से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो श्री अन्न है उनका उत्पादन अच्छा मिलेगा आपको। श्री अन्नों के जो उत्पाद हैं उनकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा क्योंकि सामान्यतः ये सवाल आता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं। उनमें विशेषकर जो रोटी और चपाती है, इसके अलावा डोसा है, इडली है, आदि तत्व और जो आदि प्रोडक्ट हैं और इसके अलावा लड्डू और चीजों में भी श्री अन्न काफी प्रभावशाली पाए गए हैं। तो इस तरह से अगर हम सही तरीके से खेती करें, उन्नतशील वैज्ञानिक तकनीकियां अपनाएं तो निश्चित तौर से हम श्री अन्नों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। श्री अन्न यानी मिलेट से पोषण का भंडार, मान गया अब सारा संसार। किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट से बने उत्पादों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। इसी मुहिम में दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को पूसा परिसर नई दिल्ली में मिलेट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बाय सेलर मीट व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष का है ये संदेश। मिलेट्स के हैं फायदे अनेक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो अमित भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने जो विषय था हमारा श्री अन्न उत्पादन हेतु जो नवीन सस्य क्रियाएं थी उसके बारे में और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर RS बानाजी, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, पूसा, नई दिल्ली से। बिल्कुल विनोद, ये बात ठीक है कि जो डॉक्टर साहब को भाई हमारे सभी श्रोता भी सुन रहे हैं, किसान भाई बहन, कुछ युवा भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं हमेशा, कि जो भाई नए हैं या अभी कृषि में हाथ आजमा रहे हैं कि हम नई कृषि शुरुआत जिन्होंने की है। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम किसान की बात के द्वारा वैज्ञानिकों की जो बातें हैं जो वहां तक पहुंचती हैं और उनको फिर हम कृषि में अप्लाई करते हैं तो लाभ भी होता है। और जो कृषि की जाती है वो सोच समझ कर की जाती है, उसमें अतिरिक्त धन व्यय नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम, व्यवसाय है या फिर खेती से जुड़ा काम है, तो सबसे पहले उसकी जो एक प्रारंभिक रूपरेखा है वो हमें तैयार कर लेनी चाहिए कि भाई शुरुआत में कितने एकड़ से करूंगा और फिर उसमें कौन सा मुझे बीज लेना है और जो हमारा खेत है उसकी मिट्टी कैसी है, पानी वहां पे कैसा आएगा। जब ये सारी रूपरेखा जब हम तैयार करके चलेंगे, कौन से यंत्र हमें वहां पे इस्तेमाल करने हैं, तो मैं कह रहा हूं आज के युवा भी इस जो हमारी क्रियाएं हैं और जो हमारी खेती है इसमें जितनी भी अपना आज के टाइम जो विधियां हम इस्तेमाल करेंगे काफी अच्छा एक मुनाफा कमा सकते हैं। जो आपने कहा पूरा का पूरा एक भूमिका इस विषय पे की कि भाई हम कहां से शुरू करें और कहां तक जाएं, कैसा हमारा उत्पादन होगा। इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो रीढ़ की तरह भूमिका निभाता है वो निभाता है कार्यक्रम किसान की बात। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो वैज्ञानिक आते हैं वो कहां से शुरू करते हैं, एक नया विषय प्रत्येक दिन मिलता है, एक जागरूकता की नई एक धारा सी बहती है जिसमें हम कुछ भी जान करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आए दिन हमने देखा भी, जो भी हमारे साथी होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं उनसे हम पहला प्रश्न यहीं से शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब, जो भी हमारे नए साथी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जब जानकारी अच्छी होगी तभी हम अच्छा मुनाफा पा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में यदि हम
अंधाधुंध कृषि को वैसे बिल्कुल खर्चे बढ़ा लेंगे हम अपने आमदनी के लिए, तो फिर सोच ही नहीं सकते। और आज के टाइम यही है अमित भाई, इसमें अगर जितना हम अपना खर्चा कम करेंगे, चाहे वो पेस्टिसाइड की बात करें या फिर जो फर्टिलाइजर है हम उनकी बात करें, और बार बार हम अब जो हमारे श्रोता है उन भाइयों को बोलते हैं कि भाई जैविक खेती जो है उसकी तरफ आए, क्योंकि वहां पे क्या है, लागत कम है और मुनाफा वहां पे अच्छा मिलता है। मुनाफे की अगर हम बात करें, देखो यहाँ भी समस्या ये आती है, वो बोलते हैं कि भाई अगर हम जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हुई है, लेकिन वो आपको 2 या 4 साल स्टार्टिंग में लगेगी जब तक आपका खेत जैविक नहीं हो जाता है। बिल्कुल। और मेरा कहना यह है कि जब जैविक हो गया है खेत, उसके बाद जो लागत है आपको, उत्पादन क्षमता वो बेशक से उसकी कम हो, लेकिन उसका जो मूल्य है वो हमें ज्यादा मिलेगा। भाई मूल्य ज्यादा मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पूरा का पूरा एक गुणवत्ता है वो नहीं होगी जो रसायन वाले में होगी। और जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम कोई भी चीज जब आप इतने दिनों से लगातार अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का, रसायन का, उर्वरक का, तो उसकी मात्रा को वहां से नगण्य होने में समय तो लगेगा। बिल्कुल, वही 3 से 4 साल मान के चलते हैं बिल्कुल जहर मुक्त खेत बनाने के लिए। जी, उसको ये समय दें। सरकार बिल्कुल कहती है, आए दिन हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम में कहते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं, जैविक कृषि करें, स्वस्थ रहें, वस्तुओं में, फलों में, सब्जियों में, फसलों में, हर एक जगह गुणवत्ता होगी, शरीर बलिष्ठ होगा, बिल्कुल। और हम जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम कार्य ले रहे हैं, जो हमारा आउटपुट है वो भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, और हमारा देश भी तभी इसमें स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। साथियों, जब हम बात करते हैं कृषि में, तो इस समय की बात यदि हम करें तो विनोद, ये भी हम अपने साथियों को बताते चलें कि आमों में इस समय बौर आया हुआ है, तमाम जो फल हैं, अमरूद है, लीची है, आपका नाशपाती है, सभी में इतनी अच्छा फुलवारी सी फूल रही है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है उन पुष्पों का जो इस समय बने हुए हैं पौधों पर, पेड़ों पर, क्योंकि ऐसे में कीट आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। हम कार्यक्रम में भी विषय विशेषज्ञों को बुलाते हैं, उनसे जानकारी दिलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम इस विषय में कितने जागरूक। बिल्कुल, और अमित भाई सही कहा, अभी जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, तो इसको देखते हुए खासतौर से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अभी अग्रणी रूप से ही आ जाती हैं पहले, तो उसमें कोशिश ये करें कि अपने आप किसी दुकान से जाके कोई भी स्प्रे या कोई भी दवाई ना ले, सबसे पहले जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह ले कि भाई अभी ये बीमारी मुझे लक्षण दिखने शुरू हुए हैं। तो जिम्मेदारी किसान भाइयों की यही है, सबसे पहले कोशिश करें कि वो अपने खेत में जाएं, अपना जो बागवानी क्षेत्र है वहां पे वो सुबह शाम जरूर देखें कि भाई कोई नई बीमारी या फिर कोई नया कीट वहां पे तो नहीं आ रहा है। तो इन चीजों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है अमित भाई इनमें। जी बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा, क्योंकि ये समय है, ऐसे में यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही फल बनने जा रहा है धीरे धीरे, और जैसे गर्मी एकदम से आई है तो फल को उस वृक्ष पे रोके रखना बड़ी बात है। बहुत बिल्कुल। थोड़ा सिंचाई का ध्यान दें, आधुनिक तौर तरीके से भी सिंचाई करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और कार्यक्रम किसान की बात तभी सार्थक होता है जब हमारे श्रोता, हमारे किसान भाई यहाँ से दी गई जानकारी को उसको खेतों में लागू करते हैं। तो साथियों, आज इतना ही दीजिएगा हमें अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जी नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।